साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। दरअसल मैं आप लोगों के बीच आज अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे समाज को हो सकता है फ़ायदा हो, समाज सेवियों को फ़ायदा हो, पॉलिटिशियन, मीडिया के लोगों को फ़ायदा हो या समाज के कुछ लोग सबक ले सकें। मैं अपने जीवन की उन बातों पर अवश्य जो पर्दा लगा हुआ है उसको ओपन करना चाहूँगा कि आप लोग देखो, सीखो, समझो कि क्या क्या होता है एक समाज सेवी के साथ, कैसे कैसे घटना चक्र घूमते हैं। देखिए, जब एक समाज सेवी की बात की जाती है या देश के किसी भी नागरिक की बात की जाती है तो सबसे पहले मैं देश के नागरिक के तौर पर ये बताना चाहूँगा, हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करे, अपनी समाज की जिम्मेदारियों का पालन करे, उसके बाद देश की जिम्मेदारियों का पालन करे। कहा भी गया है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, तो यह तो आपने सुना ही होगा। अब परिवार की जिम्मेदारियों का पालन तो मुझे लगता है 99% लोग करते हैं। अपवाद छोड़ दो तो लगभग ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता रहता है यथासंभव तरीके से। उसकी आय कम होती है तो कम में, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा में। आय क्या होती है वो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं होता, बट वो करता है जो भी पॉसिबल होता है उससे उतना करता है। तो अपने परिवार की देखभाल तो हर व्यक्ति करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्रयास करता है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए यथासंभव तरीके से वो प्रयास करता है, यानी अपना मैक्सिमम दे देता है। तो क्या इतना देना ही पर्याप्त है एक व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति की 3 जिम्मेदारियां होती हैं, मैंने बताया। पहली जिम्मेदारी परिवार, दूसरी जिम्मेदारी उसकी समाज, तीसरी जिम्मेदारी उसकी देश। आपातकाल में ये जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। जब देश पर कोई विषम परिस्थिति है तो पहले देश होता है, उसके बाद नैतिक रूप से समाज को बचाने के लिए, सामाजिक धरोहर को बचाने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, यानी एकजुट समाज ही आगे बढ़ सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि संगठित रहो। और वैसे भी कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे। तो सामाजिक रूप से कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर आपको अपना योगदान देना होगा। उसके बाद परिवार तो आपका स्वाभाविक जिम्मेदारी है कि परिवार के लिए आप कृत संकल्पित रहोगे ही, जो भी मैक्सिमम हो सकेगा वो आप करोगे। तो परिवार के लिए आप करते हो, वहाँ कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो किसी तरीके से आगे बढ़े संघर्ष करते हुए, सभी लोग लगभग संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। कोई राजा महाराजा के यहाँ से नहीं है। जितने भी विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग हैं सब खाने कमाने वाले लोग हैं। वो अलग चीज़ है कि इनके यहाँ खाने की कभी कमी नहीं हुई। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि उधार लेकर भीख मांगकर खाना पड़ा हो। मुझे लगता है ये लोग कर्मकार समाज से हैं तो किसी को ऐसी बहुत स्थिति नहीं हो। वो अलग चीज़ है कि हमारे शिल्पकार भाइयों के साथ ऐसा हादसा हुआ था मुगल कालीन इतिहास में कि जब वो अपने घरों को छोड़कर भागे हैं तो उनको खाने के लिए बहुत समस्याएं हुई। लेकिन तब हमारी सामाजिक एकता इतनी छिन्न भिन्न हो गई थी कि किसी ने किसी की मदद नहीं की। वो लोग जंगलों की तरफ भागे हैं, मांस भक्षण करने लगे। और जंगलों में रहेंगे तो किस तरीके से जीवन बद से बदतर हो जाता है आप समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आज नौकरी पेशम जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फॉरेन भेज दिया, कहीं भी भेज दिया, बच्चे वेल सेटल हो गए। स्वयं 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं। जब रिटायर होते हैं तो समाज खोजना शुरू करते हैं क्योंकि बोरियत होती है। और उसी समय लगभग बेटे बेटियों की शादी करनी होती है तो भी समाज उनको चाहिए। अन्यथा शादी भी कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, इसलिए कि हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है वो जाति आधारित है, धर्म आधारित है।
क्षेत्र आधारित है। तो यहाँ पर इतनी जो विषम विषम संस्कृतियाँ हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हमें देखते हुए अपनी भी सांस्कृतिक विरासत को समझना होगा, संभालना होगा और साथ में आना होगा। अब साथ में आने के लिए मनोमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवक 5 हम कहते हैं, ठीक है। लौहकार, स्वर्णकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, ये 5 होते हैं। लेकिन इसके आगे का सच क्या है? जब सामाजिक रूप से मदद करने के लिए मैं निकला, या कि मेरे जैसे बहुत से समाज सेवी निकले, तो मैं अपनी बात कहता हूँ कि जब मैं निकला तो ठीक है, हमें कई लोगों ने विशेष मदद का आह्वान दिया कि अरविंद जी, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप निश्चित ही आपके नेतृत्व में या आपके सहयोग से समाज का कुछ विशेष भला हो सकता है। आपको क्या करना है? स्वयं नेतृत्व करना है या किसी को आगे बढ़ा देना है, स्वयं को उसके साथ रहना, ये आपको तय करना। लेकिन आप 24 आवर समाज को दीजिए, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। वो लोग ऐसे थे जो हमारी घरेलू परिस्थितियों को समझ रहे थे। घरेलू परिस्थितियों का मतलब मेरा मकान होना, बच्चों का सेटल हो जाना, लगभग खाने पीने की दिक्कत ना होना, तो सभी स्थितियां समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी लगभग स्थिति वो है कि आप निकल सकते हो, समाज को 24 आवर दे सकते हो। तो वो मेरे जो सवाल थे, बुनियादी सवाल थे कि भाई देखिए, मैं निकलूँगा, समाज के लिए समय दूंगा, तो कैसे? कहें वो सब छोड़ दीजिए, समाज स्वयं देखता है, समाज समझता है और समाज वो सब करेगा। क्योंकि जब आप निकलोगे तो जाहिर सी बात, एनर्जी आपके अंदर भी चाहिए। आप जिस वाहन से चलोगे उसमें भी ऊर्जा कुछ चाहिए, कुछ एनर्जी उसके लिए भी चाहिए, आपके साथ जो चलेगा उसको भी चाहिए। तो उसका प्रबंध ये समाज इतना गया गुजरा नहीं है, वो समझता है, योग्य लोग हैं, समझदार लोग हैं, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। आप आगे निकल के देखो तो उन्होंने अपना शेयर बताया कि मैं इतना शेयर पर मंथ दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं मतलब 10, 15, 20 लोग हो गए। लेकिन कोरोना काल ने बहुतों को निगल लिया। फिलहाल मैं अपने मिशन में उनसे किए हुए वादों के तहत निकलता रहा, लगता रहा, काम करता रहा। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? जो नहीं रहे वो तो नहीं रहे, कुछ हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक थे, लेकिन जो हैं भी, उनमें से बहुतों ने किनारा काटा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सहयोग दिया, किसी ने 1 महीने सहयोग दिया, किसी ने 2 महीने सहयोग दिया, लेकिन सहयोग नाम पर कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं अपने समय को देखूं कि समय की कितनी कीमत मैंने अदा की है, तो मेरे समय की कीमत की भरपाई कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, XYZ कोई भी नहीं। लगभग 1000 दिनों तक तपस्या करने के बाद, इसके पहले भी मैं समाज के लिए समर्पित था, लेकिन 1000 दिन तक लगभग 24 आवर समाज को दिया। और देने के बाद परिवर्तन की अंगड़ाई को मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया। हर व्यक्ति विश्वकर्मा समाज का परिवर्तन के लिए आतुर है कि परिवर्तन होना चाहिए। मैंने जितने लोगों से बात किया, सबकी इच्छा शक्ति है, लेकिन आगे बढ़ते हुए जब मैंने देखा, रियलाइज किया, समझा, और इन 1000 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, 2-4 घटनाएं घटी, जिनके बारे में कभी मैं चर्चा करूंगा, कि सामाजिक रूप से कलंक लगते लगते मुझे बचा, या कलंक लग ही गया। पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार होते होते बचा, नहीं तो उत्पीड़ित भी हो जाता। व्यक्तिगत दुश्मनी होते होते बचा, नहीं तो व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो जाती। मतलब समाज हित में काम करना कितना गुनाह है, यह मैंने समझा। लेकिन वहाँ तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं समाज के लिए निकला हूँ और समाज हित के लिए निकला हूँ, हर व्यक्ति की मदद करने के लिए निकला हूँ, निस्वार्थ भावना से मदद करने के लिए निकला हूँ। तो मुझे उससे तकलीफ़ें नहीं हुई। ठीक है, वो तो एक प्रक्रिया है, चलती रहेगी, और समाज सेवियों को हर प्रकार की समस्या झेलनी होती है। लेकिन जब मैं किसी से बात कर रहा था
तो उसने कहा, अरविंद जी आप थोड़ा एक बार सोचिए, रुक कर सोचिए तब चलिए। चल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन लगातार चलते जाना ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए। तो एक राजनीतिक पार्टी में जब मैं काम कर रहा था, उससे रिजाइन दिया था, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था। उस पार्टी के पास केवल मात्र रजिस्ट्रेशन था 2009 का, और तब से 2020 तक कुछ भी नहीं किया, यानी 11 साल में पार्टी का कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं लगा लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल में उस लेवल पर पहुंचा दिया था जहां पर कि सभी पार्टियों, जो मेन स्ट्रीम की पार्टियां, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी दिखने लगी थी। तो पार्टी दिखने लगी थी, लोग जोड़ने के लिए आतुर हो रहे थे। लेकिन राजनैतिक रूप से किस तरीके से घटनाएं घटित होती इसका एहसास तो मुझे था, लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व को कदापि नहीं था। और जितनी भी छोटी पार्टियां होती हैं उनका एक तरीका अलग होता है। तरीका ये होता है कि अध्यक्ष अपने को स्वमेव ही सब कुछ मान लेते हैं, कभी भी किसी के साथ किसी को भी निकाल देते हैं। ऐसा मैंने एक नहीं 4 से 10 पार्टियों के अध्यक्षों के क्रियाकलापों को देखा। अपने बहुत से साथियों को देखा जो समाज के लिए समर्पित होकर किसी विशेष पार्टी में काम करते रहे, लेकिन जब पार्टी अध्यक्ष को लगता था कि कुछ उठ गई, मतलब कुछ काम हो गया, तो उन लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया। बहुत से लोग निकाले गए, तो उसी भावना में मुझे भी कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे पीछे तो राजनीतिक बहुत बड़ी साजिश थी। तो खैर साजिश का खुलासा हुआ, कोई बात नहीं, मुझे उससे लेना देना नहीं है, राजनीति है, ये सब चलता रहता है। आगे बढ़ता रहा। इस बीच मैं लगभग यूपी के 10-15 जिलों में गया, घूमा, लोगों से मिला। कुछ लोगों का सहयोग मिला, कुछ लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़े, लेकिन मैं देखता हूं कि वास्तव में वो मेरे साथ नहीं जुड़े, मानसिक रूप से नहीं जुड़े। कहने के लिए जुड़ गए, लेकिन मानसिक रूप से कदापि नहीं जुड़े। क्योंकि आने के बाद बहुतों को मैंने फ़ोन किया, अपने सामने नंबर सेव करने के लिए कहा, जबकि होना चाहिए था कि वो लोग मेरा नंबर सेव करते, लेकिन मैंने अपने सामने नंबर सेव करने के लिए कहा। लखनऊ आने के बाद, सभी स्थितियों पर गौर करने के बाद, हमारी जो राजनीतिक पार्टी थी उसमें लोगों से संवाद करने के बाद देखा कि लोग शिथिल होते जा रहे हैं। तो हमें जब किसी ने कहा 2 मिनट रुककर सोचना चाहिए, तो मैं मौन हुआ, रुका। उन्होंने कहा तब तक क्या राजनीतिक गतिविधि आवश्यक है? सामाजिक गतिविधि देखो, और कोई गतिविधि देखो, अपनी व्यावसायिक गतिविधि पर ध्यान दो। हमने कहा ठीक, रुका। तो सामाजिक पारिवारिक गतिविधि पर विशेष ध्यान दिया, राजनीतिक रूप से शांत हुआ, और जब सोचा, विचारा, स्थितियों परिस्थितियों का आकलन किया, जिन लोगों का अच्छा कार्य किया उनसे दोबारा यथासंभव बाद में कॉल करने का प्रयास किया, तो क्या देखता हूँ कि बहुतेरे लोग अरविंद विश्वकर्मा को नहीं जानते। हमारा नंबर सेव नहीं। फ़ोन किया, हाँ हेलो, आप ये बोल रहे हो, फला बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। आपके मोबाइल मेरा नंबर सेव नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं आपको नहीं जानता। मैं अरविंद विश्वकर्मा, लखनऊ से। हाँ भैया, जानता हूँ। भैया कैसे हैं? नहीं कोई बात नहीं, अब आप फ़ोन रखिए, मैं ठीक हूँ। फ़ोन कट। अब आप समझिए, उन्हें मेरी आवश्यकता कदापि नहीं थी। मैं जतला रहा था कि मैं अरविंद विश्वकर्मा हूँ, और तब उन्हें याद आ रहा था, जबकि ऐसे लोगों का बहुतेरा काम मैंने किया, बिना एक पैसा दिए, बिना उनसे कुछ उसके बदले लिए। यहाँ तक कि जो आज का सिस्टम है, जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता हमेशा लेन देन पर विश्वास करती है। वो हर काम के बदले में कुछ ना कुछ लेना चाहती है। यहाँ तक कि एक सिस्टम आपका जो सरकार का चलता है, वो प्रत्येक चीज़ में आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहती है। वो टैक्स रूपी व्यवस्था कर दिया है, यानी आप दाल का नमक लोगे या 100 के लिए कफन लोगे तो भी वो टैक्स ले लेती है। तो मुझे लोगों ने बताया कि ऐसे आपको लोग भिखारी समझ लेंगे। वो काशीराम का ज़माना नहीं है
कि लोग आपकी मदद करेंगे, और ना आप काशीराम बन सकते हो। मुलायम सिंह यादव का ज़माना नहीं है, ना सोनेलाल पटेल का ज़माना है, ना आप बन सकते हो। सच, बिल्कुल सच यही है कि ना मैं काशीराम बन सकता हूँ, ना मुलायम सिंह यादव बन सकता हूँ, ना सोनेलाल पटेल बन सकता हूँ, संजय निषाद भी नहीं बन सकता, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो उतना त्याग तो शायद मैं भी ना कर पाऊँ या कोई भी ना कर पाए, लेकिन जो मैक्सिमम त्याग है वो तो किया जा रहा है। और मैक्सिमम त्याग करने के बाद समाज के उन लोगों द्वारा उपेक्षित होना जिनका कि काम किया जाए, बहुत तकलीफदेह होता है। वो अलग बात है कि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उस त्याग के बदले कुछ मिलेगा, लेकिन नाम भी ना याद रखा जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपको नाम भी नहीं याद है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ते हुए अभी तत्काल की एक घटना है, उस घटना का चर्चा, घटनाएं तो बहुत हुई हैं लेकिन एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा। अपने ही समाज की घटना है। मंदिर पर उत्पीड़न होता है, हम लोग पहुँचते हैं, देखते हैं, ज़मीन का विवाद होता है। मेरे संज्ञान लेते ही, मैं किसी विषय पर संज्ञान लेता हूँ तो भगवान विश्वकर्मा की कृपा है या अनुभव जो है उसका कुछ योगदान है। उसमें क्या योगदान, मेरे संज्ञान में आते ही एसडीएम साहब सक्रिय हुए, लेखपाल सक्रिय हुआ और उस पार्टी को मैनेज करने लगा जिसका विवाद था, जिसकी मैं मदद करना चाहता था, क्योंकि मौके की परिस्थिति का आकलन करने के बाद मुझे लगा इसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही लेखपाल का उसके पास फ़ोन आया, उसने क्या किया समझ सकते हैं? मैं अपना समय लॉस किया, 4-5 लोगों को लेकर मौके का मुआयना किया, देखा, स्थिति परिस्थिति को जाना। आना जाना कितना एक्सपेंसिव होता है ये भी आप समझ सकते हो। उसने सहयोग के नाम पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही लेखपाल का फ़ोन आता है, इसलिए मेरी एक्टिवनेस के बाद फ़ोन आता है, उसको लगा मेरा काम हो गया। उसने बाद में केवल इतना बताया मेरे फ़ोन करने के बाद, हमने कहा यार ये सब देखा तो करो, कोई आता जाता आपके यहाँ है तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इतना समझने का प्रयास किया करो, नहीं तो हम लोग चलेंगे कैसे। तो पहले भी बताया था, उसने कहा था हाँ हाँ भैया कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब हमें खाली पेट तो ना चलाओ भाई, खाली पेट हम कब तक चलेंगे, कितनी आपकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता उसने कहा भैया अब रहने दो। खैर काम आज तक नहीं हुआ, होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक किसी का हाथ आपके ऊपर है, आपकी मदद कर रहा है, तब तक होगा। जब किसी को लगा कि सामने वाली पार्टी शिथिल हो गई है तो आपका काम नहीं हो सकता। और शिथिल हो जाना में हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हमारी जेब से चला जाता है, समाज के सहयोग से जो मुझे कुछ सहयोग मिलता है उसका चला जाता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक छोटी सी घटना बताया मैंने, बताया पुलिसिया उत्पीड़न का, मैंने बताया सामाजिक कलंक का, मैंने बताया आपसे कि किस तरीके से पारिवारिक उपेक्षाओं का बहुत सी स्थितियों परिस्थितियों से जूझता हुआ आगे निकल रहा था। राजनैतिक रूप से कितना उपेक्षित होना पड़ता है। लेकिन किसी ने मुझे, 2-4 लोगों ने मुझे मैसेज व्यक्तिगत भी लिखकर भेजे हैं, मैं कभी डिस्प्ले भी कर सकता हूं, लेकिन डिस्प्ले करना उचित नहीं है, कि अरविंद जी आप जिस तरीके से लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो मदद लेकर और आपको भूल जाना चाहते हैं, इसलिए कि लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है ना। अब जो देखा है वो तो जानता ही है। इस 4-5 महीने के शांत होने के बाद, पुनः विचार करने के बाद, मैंने कुछ बातें तय किया, और कुछ बातें तय करने के बाद मुझे लगा कि मुझे 2 रास्तों पर चलना होगा। एक कर्तव्य पथ होगा, एक धर्म पथ होगा। समाज कल्याण की भावना उसी के अंदर निहित होती है। मुझे समाज कल्याण के लिए अलग से भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है।
किसका क्या नुकसान होता है, इसको मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या को मैं अपनी समस्या मान लेता था और उसमें लग जाता था। तो शायद वहाँ से मुझे थोड़ा सा किनारा करना होगा। मुझे दो ही, अपना धर्म, अपने धर्म का पालन करना होगा, अपने कर्तव्य पथ का पालन करना होगा, और 3 स्थितियाँ होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक और देश की। तो तीनों के लिए मुझे समर्पित होना है, लेकिन मुझे परिवार और देश पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार बना रहा, देश बना रहा तो समाज स्वतः बना रहेगा। मुझे देश की भौगोलिक जो स्थिति है, आर्थिक राजनैतिक स्थिति है, और देश के लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे संभालना है, उसे संजोना है। देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न होने पर यह देखना होगा, और उस देख रेख के लिए व्यवस्थापिका में जाने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। हमें सीधे सीधे व्यवस्थापिका में जाना होगा, और हमें ही नहीं, आप सभी लोगों को व्यवस्थापिका में जाना चाहिए। व्यवस्थापिका में जाने के लिए मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए नई शुरुआत कर चुका हूँ, जबकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि बच्चे सफल हो चुके हैं, बैकग्राउंड से परिवार का भी सहयोग है। लेकिन नहीं, अंत समय तक पारिवारिक जिम्मेदारी भी आवश्यक होती है। तो राजनीतिक रूप से मैं एक नए मिशन पर निकल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो साथ आ सकते हैं, चाहें तो, स्पष्ट कहता हूँ, कोई जबरिया नहीं है। अगर आपको लगता है कि राजनैतिक रूप से अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूँगा, उनके मिशन में सहयोग देना है, तो आप आगे आ सकते हो। मेरे मिशन का मूल उद्देश्य वही है जो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन करता कुछ नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए। यानी शिक्षा, कोई बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ने से वंचित रह जाए, नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी पैसे के अभाव में मर जाए, नहीं होना चाहिए। आज शिक्षा इतनी महंगी है कि आम आदमी अपने बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। तो शिक्षा पूंजीपतियों की रखैल न बनने पाए, इस पर ध्यान देना होगा। न्याय पर काम करना होगा, न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करवाना होगा, क्योंकि आज इतने मुकदमे पेंडिंग हैं कि लोगों के जूते घिस जाते हैं, बेटे के जूते घिस जाते हैं, उनके बेटे के जूते घिस जाते हैं, लेकिन न्याय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिल पाता। तो उसमें न्याय जल्दी से होना चाहिए। मैंने 3 बातें कही, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय। ये बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और इनके माध्यम क्या होंगे, कभी मैं इस पर भी डिस्कस करूंगा अपने पॉलिटिकल ग्राउंड पर जब मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन इसी के साथ मैं इन शब्दों को 2 लाइन में पिरोता हूं। सामाजिक समानता, आर्थिक संपन्नता। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब बात न करके मैं ये बात करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो और सामाजिक रूप से समानता का भाव हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, और तभी हमारा परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। तो इस मिशन के लिए अगर आप पाना चाहो साथ, तो आपका भी स्वागत है। इधर मेरे पास अगर कुछ है तो अनुभव की झोली में बहुत कुछ है। निश्चित ही वो अनुभव आप फ्री में पा सकते हो, जो कि मुझे फ्री में नहीं देना चाहिए। लेकिन जब मेरे साथ रहोगे तो मेरे परिवार के अंग रहोगे, मेरे भाई रहोगे, मेरे बंधु रहोगे, तो निश्चित ही अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को लोग फ्री में ही देते हैं। तो मेरा अनुभव आपके साथ होगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन हमेशा हुआ है, पहले भी हुआ था जब चंद्रगुप्त महान जैसे लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहे, मुस्लिम वंश पृथ्वी पर नहीं रहा। मुस्लिम आताताई आए, 700 सालों तक राज किए, लेकिन चले गए। एक समय आया, अंग्रेज आए, वो भी चले गए, लगभग 300 सालों तक राज किया। तो जाहिर सी बात,
बहुत से लोग आए। कांग्रेस का अस्थायी राज आया, वो भी चली गई। इस बीच आपने देखा भाजपा का राज आ गया। इधर कांशीराम के अभियान से एक राज आया था, एक समाजवादियों का सिद्धांत आया था, जाति व्यवस्था आई थी, धार्मिक व्यवस्था आ गई। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं आती हैं, चली जाती हैं, कुछ अस्थायी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप आओगे, वास्तव में देश के लिए समर्पित होकर काम करना चाहोगे, तो निश्चित ही बदलाव होकर रहेगा। आइए, बदलाव की इस मुहिम में आप भी शामिल होइए और कुछ विशेष करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय भगवान विश्वकर्मा।